बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये इक़्तिदार में आएंगे तो इनके साथ करेंगे क्या। गलियों में लड़ाई होने का खतरा है। स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर चुका है। लोकल इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, लाहौर से साबिर शाह साहब हमारे साथ हैं और जनाब अज़हर सद्दीक़ साहब। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। लाहौर में इस वक्त जो ड्रामा हो रहा है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो पटिशन है उसमें आज अली ज़फ़र साहब ने आर्गूमेंट दिए, बाबर अवान साहब ने। अब कल अटॉर्नी जनरल नईम बुखारी आर्गूमेंट देंगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। आज भी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी सारी हियरिंग। सब कुछ ये हम डिस्कस करते हैं। साबिर शाह साहब से भी इसी हवाले से बात करेंगे और जनाब अज़हर सद्दीक़ साहब से भी। लेकिन सबसे पहले आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कुछ अपोजिशन लीडर्स की, और बड़ी अलार्मिंग है। अभी हुकूमत में नहीं आए, अभी बाहर बैठे हैं और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये इक़्तिदार में आएंगे तो इनके साथ करेंगे क्या। और ये इनको लाके ये जो मैसेज दिया जाएगा, उन लोगों के क्या जज्बात होंगे जो पिछले कई सालों से आपके साथ लग के तो सारा काम करते रहे। ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुनवा देता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जर्नैल अपनी पोजीशन वाज़े करें। ये प्रो डेमोक्रेसी हैं, पार्लियामेंट का ये चाहते हैं यहाँ पर हुक्मरानी, और ये कह रहे हैं कि जमहूरियत दफन हो जाएगी। फिर जब हमेशा से ये कहते रहे कि सिविलियन लीड रोल होना चाहिए और जो इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी तरह का भी रोल प्ले ना करे, उसको न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन अगर इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आ रहा, अगर इनकी मर्ज़ी से काम नहीं हो रहा, तो क्या कह रहे हैं ये इदारों को कि न्यूट्रलिटी क्या चीज़ होती है और अब क्या है न्यूट्रल नहीं चाहिए। इनकी मदद करें, इनके दुश्मनों का सफाया करें, फिर हमें एक्सेप्टेबल हैं, वगरना हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैं देखिए, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है ना, 95% लोग उनके यही रखते हैं ख्याल कि जो इनको मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, इनके साथ साजबाज करके वो को पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहा, वो को पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, वो एक ऐसे रास्ते पर पाकिस्तान को ले जा रहा है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कि मैं वो अल्फाज भी नहीं कहना चाहता। अच्छा, फिर इनकी सोच कोई जमहूरियत की सोच नहीं है, डिक्टेटर है। इमरान को अपोजिशन में भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये गुफ्तगू जो सारी मैंने आपको सुनवाई है, इसमें इनका तासुब पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से देखें, उसका ताल्लुक जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इससे नहीं है। नफ़रत इनके अंदर बिल्कुल रची बसी नफ़रत है। क्यों है मुझे नहीं पता, ये जाने या इदारे जाने। शहबाज शरीफ साहब भी किसी से कम नहीं है, ज़रा उनको भी सुन लें। वो क्या फरमा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने भाई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रिज हैं, और जो यहाँ पर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं उनको बहुत पसंद हैं कि वो कोई ऐसा काम करेंगे कि ऐसा ब्रिज वो करेंगे इस गल्फ़ को कि जनाब बिल्कुल सब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अब उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ना किसी साजिश का जिक्र है, ना किसी गद्दारी का जिक्र है, सिर्फ उस मीटिंग का जिक्र है जिसमें धमकियाँ दी गई, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उस पर कंसर्न है, और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मदाखलत है और डिमार्च देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज में। और उसी लाइन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने वाशिंगटन में और इस्लामाबाद में डिमार्च दिया, बुला के कहा अमेरिका को कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं ये कतई तौर पे गलत है, साजिश, बगावत, ये वो किसी तरह का जिक्र नहीं है। ये अल्फाज उनके मुँह में डाल रहे हैं। ये गुफ्तगू हो रही है जो एस्टेब्लिशमेंट को सुनाया जा रहा है, और बहुत सारे गुफ्तगू चल रही है पाकिस्तान में हर जगह पे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।
मेरा ख्याल है ये इस्टेब्लिशमेंट की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस्टेब्लिशमेंट में बहुत किरदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सब मिलकर अपनी ओपिनियन बनाते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ये इस बात की निशानदेही करती हैं कि आने वाले दिनों में जब ये मसनद इक़्तिदार पर आएंगे तो होगा क्या इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, करेंगे क्या इनके साथ। ये अगर वो ये किसी को कोई गलत फहमी है तो वो अपनी इस गलत फहमी को दूर कर सकता है। मैं साबिर शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बयान फरमाइए कि बहुत सारे मैंने व्लॉगर्स को सुना, बहुत सारे लोगों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बार बार का बिट्रेल है हमारे साथ, कल किसी को गद्दार कहते हैं, आज किसी को हुकूमत में बिठाते हैं, आज जिसको हुकूमत में बिठाएंगे कल उसको गद्दार कहेंगे। अब ये अपना काम खुद करें, हम इनके साथ नहीं जा सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए समीर साहब, जहाँ तक गद्दारी की बात है तो मेरे ख्याल इन्हें शर्म आनी चाहिए दोनों साइडों को कि जी आर्टिकल 6 लगा दें। यार तुम्हें समझ नहीं आती इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। 1951 रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस मार्च 1951 में हुआ और 6 महीने बाद लियाकत अली खान को गोली मार दी गई पिंडी में। अब इसमें किरदार थे फैज़ अहमद फैज़, सैयद सजाद ज़हीर कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ जनरल अकबर और बहुत सारे फौजी। ट्रायल हुए, सजाएं हुई, गद्दारी के मुकदमे चले। 1971 में भुट्टो साहब ने जनरल अकबर को और फैज़ अहमद फैज़ को बड़े आला ओहदों से नवाज दिया और ये भी आर्मी की आंखों के सामने हुआ। सहाफ़ियों को बेतहाशा गद्दार कहा गया, सियासतदानों को कहा गया या तो किसी को फांसी दे दें, और अगर फांसी नहीं दे सकते तो लोगों को ये गद्दार कहना बंद करें। दूसरी बात, मैं समी साहब खुल के बात करता हूँ क्योंकि अब हम बहुत ही ऐसे दुराहे पे आ गए हैं जहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, इट इज़ अ पॉलिटिकल क्राइसिस, इट इज़ एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इट इज़ अ सोशल क्राइसिस। गलियों में लड़ाई होने का खतरा है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर चुका है, लोकल इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपके सामने और पॉलिटिकल आपके सामने है कि जिस गॉड फादर को बुरा कहते हैं उसी गॉड फादर को ये पुकार रहे हैं। सब के सब इमरान खान भी न्यूट्रल वाली बात कर चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पे हमेशा से आपके प्रोग्राम्स में कहता आया और 17 साल से कह रहा हूँ, कुछ हकीकतों को तस्लीम कर लें, नींद बेहतर आएगी। चोरों की तरह छुपे मत। पाकिस्तान आर्मी इज़ दी ओनली सोर्स ऑफ ऑर्डर इन अ डिसऑर्डरली सोसाइटी। इसको रियासत का नाम दें। इन हालात में रियासत एक्टिव हो जाएगी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, आज ही एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि सिवाय इंतखाबात में जाने के और रास्ता छोड़ा नहीं इन्होंने। सारी असेंबलियाँ तोड़नी पड़ेगी, वरना पंजाब असेंबली में एक सिंबॉलिक इजलास हो रहा है, उसकी वैल्यू कोई नहीं। गवर्नर रूल लगने का खतरा 25 फरवरी 2009 को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एडवाइस दी थी जरदारी साहब को कि आर्टिकल 237 के तहत गवर्नर रूल लगाएं 2 महीने के लिए। वो 37 दिन जारी रहा था और वो इसलिए हुआ था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। क्या रिपरकशंस होते हैं, छोटी मोटी जो इन्वेस्टमेंट आती है वो भी भाग जाती है। गॉड फादर के साथ पहले तमीज़ से बात किया करें, और उनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी इसका हिस्सा हैं सियासत का। किस तरह हम इससे इनकार कर सकते हैं, मार्शल लॉस भी लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें आंखें भी देखती हैं, तो खुदारा कुछ ना कुछ करें, समझाने का रोल ही बेशक अदा करें। इस वक्त ये आज बुध है, कल जुमेरात है, अल्लाह करे कल को फैसला आ जाए, परसों आ जाए। ये मुल्क, दिस कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो, वी आर इन अ कैच 22 सिचुएशन फॉर गॉड सेक। ये क्या हो रहा है? सिंबॉलिक इजलास हो रहे हैं, पंजाब असेंबली को ताले लगे हुए हैं, हारने वाले को हार कबूल नहीं है। पहली दफ़ा शरीफ और चौधरी आमने सामने आए हैं। ये तारीख में आप देख लें, लड़ाई इनकी कोई 25 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन आमने सामने पहली दफ़ा आए हैं समी साहब। और अब इजलास सिंबॉलिक कर रहे हैं फ्लैटिस होटल में, जो मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर साहब का है, और परवेज़ इलाही साहब के साथ उनके ताल्लुकात कम से कम 35 साल पुराने हैं। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके पास इल्म गैब है, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये यहाँ जो साबित कर भी देंगे, आंखें देख भी लेंगी। मुझे मालूम है शहबाज शरीफ के पास भी अक्सरियत है, हमजा के पास भी अक्सरियत है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसको कानूनी या अमली जामा कौन पहनाएगा? या तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आपस में लड़ रहे हैं। आप ये शाह साहब, एक बुनियादी सवाल है, मैं हज़रत सदीद साहब की से इनका जवाब लूँगा, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि ये अक्सरियत हासिल कैसे की गई? यही तो वो सारा मामला है हज़रत सदीद साहब। ये जो जैसे अलीम खान ने पीटीआई के लिए हासिल, वैसे ही उन्होंने अब उनके लिए हासिल कर रही है, बिल्कुल वैसे ही हासिल हो रही है। तो अब बात ये है कि अलीम खान कर सकता है, पाकिस्तान का करैक्टर है। अगर पाकिस्तान के अंदर लोग जोड़ तोड़ करते हैं, उसमें पैसे भी इस्तेमाल करते हैं, ये 1970 ये पिछले 74 साल से हो रहा है, ये इंडिजिनस है। लेकिन अगर कोई बाहर की ताकत आके आपको पैसे दे,
अगर रिजीम चेंज का फार्मूला बाहर से आए, अगर एक मुल्क का जो सेक्रेटरी है आपके एम्बेसडर से कहे कि अगर अदम एतमाद पास नहीं होगी तो आपके मुल्क के लिए नतायज ये होंगे, हमें हर हालत में इमरान को हटाना है, तो वो तो इंडिजिनस नहीं है ना, वो तो यहाँ के लोगों का फैसला नहीं है, वो तो बाहर की हुकूमत को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अजहर सदीक साहब, अदालत देखेगी इस बात को? समी साहब बहुत शुक्रिया, टाइम थोड़ा सा दीजिएगा, बहुत जरूरी है, चूंकि सुबह अहम समात होनी है और ये आर्गूमेंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ सुबह पेश होने हैं। बुनियादी तौर पर ये बगावत का इशू नहीं है, सॉरी गद्दारी का इशू नहीं है, ये बगावत का इशू है, सेडिशन का इशू है। 124A मैं क्लियर करने को, हमने तो मजाक बना हुआ है, ट्रीजन के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, बगावत का इशू है। बगावत कैसे है? आप 17 फरवरी 2022 का कॉलम पढ़े अंसार अब्बासी का, पूरी अपोजिशन का, उन्होंने अभी उस किसी को नहीं पता तहरीक अदम एतमाद आनी है, उसमें लिखा हुआ है, फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्वमेंट उसमें लिखा हुआ है। फिर यही नहीं है, आपको मेमो गार्डन का स्कैंडल याद हो, मरकजी किरदार था हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी 3 मार्च को मिलता है नवाज शरीफ के साथ, बड़ी लंबी मीटिंग होती है। 7 तारीख को ये बाकायदा डिमार्ची आता है, ये लेटर गेट आता है आपके सामने, और 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद। मैं यहाँ बदनीति बताने लगा हूँ आपको, असेंबली का इजलास नहीं हो रहा, तहरीक अदम एतमाद तब पेश होती है जब असेंबली का इजलास हो रहा हो, और उसकी वजह ये है कि ये पेश जब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो 25 तारीख को पेश हुई। मैं अब एक पॉइंट यही आपके सामने रेज करने लगा हूँ। पहली तो बात है कि ये इलीगैलिटीज थी, असेंबली समझ नहीं आई इनको अपनी जगह। 25 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी है 7 दिनों के अंदर अंदर। 25 से आप डे काउंट कर लें तो ये तो जनाब 2 तारीख को खत्म हो गया। तहरीक अदम एतमाद अबेट हो चुकी है, अबेट हो चुकी है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ आपके सामने। 3 का इजलास गैर कानूनी, वैसे ही गैर कानूनी है, हुआ या नहीं हुआ, उस वक्त तक वोटिंग नहीं हो सकी। और ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, यानी इजलास बुलाने में और बात है, अपना 95 आर्टिकल में पढ़ लें तो वो नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है। तो ये मेरी जाती राय के मुताबिक ये होगा। दूसरी बात मैं आपके सामने रखूँ, आप जो कि साबिर शाह साहब भी गवाह हैं, पाकिस्तान में अपना जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग की बड़ी तारीफ पुरानी है। शांगा मांगा से सवाद से आप सारा चला जाए तो एक क्लॉज होती थी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की। वो फॉरवर्ड ब्लॉक की ब्लॉक खत्म करके मिसाक जमहूरियत के जरिए आर्टिकल 63 की मौजूदा शक्ल लाई गई। वो क्यों लाएगी कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बन सकता, जो ये आप बातें कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बन सकता। इसको जरा आर्टिकल 95 के साथ पढ़े तो 95 में तहरीक अदम एतमाद तो आ सकती है, लेकिन पार्टी लीडर के खिलाफ नहीं आ सकती। पार्टी लीडर की जो डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है। तो ये, और दूसरी बात एक और मैं आपके सामने बताता चलूं, एक आर्गुमेंट में जो इस बार हमने पेश कर रहा है, आर्टिकल 58(2)B के साथ अगर सामने रखें आप, तो मौजूद था, सदर को इख्तियार था असेंबलियां डिसॉल्व करने का। तो सदर ने असेंबलियां डिसॉल्व की, 2 बड़ी मशहूर जमाना, नवाज शरीफ की और बेनजीर साहबा की। नवाज शरीफ की बहाल हो गई तो उसमें कहा कि लिखा तो है डिसॉल्व करने का, लेकिन ये सब्जेक्टिव होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दी, इख्तियार दी है, और रीजनिंग होनी चाहिए। भैया लिखा हुआ है डिसॉल्व करें, क्यों पूछ रहे हैं? तो आप जो पॉइंट आज सुबह रखना है कोर्ट के सामने, वो ये पॉइंट रखना है कि नो कॉन्फिडेंस आनी है, उसकी भी कोई रीजनिंग होनी चाहिए। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप आउट करने लगे हैं बगैर कोई रीजनिंग के, और उसकी मिसाल कैसे लेंगे आप? आर्टिकल 17 में चले जाएंगे। आर्टिकल 17 में लिखा है कैसी सियासी जमात को तहलील किया, क्यों किया जा सकता है? मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करे, और उसमें फंड का जिक्र भी है। अब जरा मिलाएं इसको 95 के साथ कि तहरीक अदम एतमाद कब आ सकती है। वजह क्या है कि सियासी जमात को तहलील करने का जरा प्रोसेस लंबा है। पहले फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन देगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करेगी, आर्टिकल सेक्शन 212 के तहत इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगा, 213 के तहत तमाम मेंबर डिसमेंबर हो जाएंगे, यानी वो बाकी। लेकिन अब जरा समझ रहे हैं इस बात को कि ये अभी मौजूदा हालात में देखिए, फॉरेन फंडिंग पैसा आ रहा है, आर्टिकल 17 को 95 के साथ मिलाकर पढ़ें, क्या तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? नहीं आ सकती। फॉरेन फंडिंग का मामला, ये पैसा मार के आप एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने लगे हैं। मैं इसको आगे लेके चलता हूँ कि 95 में कह रहे हैं कि जिसका भाई इसको रेगुलेट कैसे किया, वो रूल है 36, 37 और 38। 37 रूल को देखिएगा। 37 रूल में कहा कि पहले जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो लीव देनी होगी, इजाजत देनी होगी। भाई वो अगर लिखा है वोटिंग ही होनी है तो रूल में क्यों लिखा है लीव देनी होगी? फिर यही नहीं है, उससे आगे लिखा हुआ है डिस्कशन होगी। अब डिस्कशन क्यों होनी है? आपको वजूहत बतानी है। ये नहीं कि इमरान खान आ गया सामने, इमरान खान मौजूद है, इमरान खान की शक्ल अच्छी नहीं लगती, या मिसाल के तौर पर इमरान खान ने फंड नहीं दिए, भाई ये वजूहत होंगी। ये वजूहत नहीं होंगी। वजूहत जो मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती है। जो ये लेके बैठे हुए बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, यहाँ आ जाए। और ये क्या था,
डिस्कशन के लिए क्यों नहीं डिस्कशन की इन्होंने? क्या वजूहत है इनके पास? क्या वजूहत है भाई? वही लोग अगर 1.5 साल से जमीर जिंदा थे, उनके जाके इस्तीफा देते, कह रहे 1.5 साल से, वो भाई इस्तीफा देते अब तक इलेक्शन लड़ लेते। आपने आज आकर फिर दूसरा कैसे भूल जाएंगे आप कि अमेरिकन एम्बेसडर या लोग सारे मिलते हैं, उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जो इस तरीके अदम एतमाद के मुअज्जद हैं, जो साथ मिले हुए हैं। क्या हुआ सिंध हाउस के अंदर? क्या हुआ लाहौर हवारी होटल के अंदर? मैं यही सवाल मेरा यही सवाल है। मैं ये शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया नोटिस, खुद नोटिस ले लिया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हुई, और ये इसको सिर्फ एक नंबर गेम बना के पेश किया जा रहा है कि जी बस नंबर ज़्यादा होगा तो उसको हुकूमत का हक होगा। हुकूमत से क्यों निकाला जा रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में कोई वो देखने के लिए तैयार नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो बुनियादी तौर पर एक बड़ी वजह है इस तहरीक अदम एतमाद की, उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, हमारे सफ़ीर की उस रिपोर्ट के मुताबिक जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इंडोर्स किया कि बिल्कुल ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, अदालत उसको देखने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। वो कह रहे हैं कि जी फॉरेन ऑफिस और ये जो फॉरेन अफेयर्स हैं और ये जो दूसरे मामलात हैं, ये हम बिल्कुल इसको हम नहीं देखेंगे। मेरा सवाल ये है कि सिंध हाउस में इतना MNA सामने आए, पैसों की बात हुई, फिर लाहौर में अभी अजहर सदीक साहब कह रहे हैं 2 होटल हैं जो भरे पड़े हैं। मैं अभी आपको तफसीलात दूंगा, अरबों में चला गया खर्चा, अरबों रुपए में, इसका कोई नोटिस नहीं है। और एक करारदाद पास होने वाली थी, वो पास नहीं हुई, उसका एक नोटिस है। आप जो सोशल मीडिया पर देखें तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। हमारे इदारों की जो रेपुटेशन है दैट इज एट स्टेक। शाबिर शाह साहब, समी साहब, बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आप ये जानते हैं, अजहर भाई भी जानते हैं कि सभी साइड्स ले रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, वो कुछ बातें आपको पसंद आएंगी, अजहर भाई को भी आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। ये जो भी मेमोरेंडम है, कम्युनिके है, लेटर है, ये मैंने नहीं देखा। ये अपोजिशन की बात भी मैं नहीं मानता और मैं इमरान खान की बात भी नहीं मानता। मैं ये जानता हूँ इस मुल्क में 71 साल से साजिशें हो रही हैं। भुट्टो साहब ने अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड पे लिखा कि PNA की मूवमेंट में उस जमाने में 1977 में 30 करोड़ रुपया आया बाहर से, उसके सबूत उन्होंने नहीं दिया। वो आज का 15-16 अरब रुपया बनता है इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक। ये कह रहे हैं पैसा आया, भाई आया तो जरूर होगा, वो सबूत किधर है? अदालत तो सबूत मांगेगी। मुझे जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, अदालत हकायक पे बात करेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है हॉर्स ट्रेडिंग। आपको याद है कि अमेरिका से ये टर्म निकली क्योंकि लूले लंगड़े घोड़े व्यापारी बेच दिया करते थे झूठ बोल के, बड़ा गंदा कारोबार समझा जाता था। और मैं आपको भी याद कराऊं, अजहर भाई को भी, कि ये सिर्फ छांगा मांगा से शुरू नहीं हुई। 1959 से लेकर 1962 तक डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर अयूब खान ने 80,000 BD मेंबर्स यानी बेसिक डेमोक्रेट्स को ये पैसे दिए थे और वो उनके काम आए जब वो फातिमा जिन्ना उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी। आपको ये सारा कुछ याद होगा। इसी तरह इश्तिहारात को, सरकारी इश्तिहारात को भी लीवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सो ये कहानी बड़ी पुरानी और बड़ी लंबी है, बड़ी कंट्रोवर्शियल है। देखना यह है कि तरीके इंसाफ के जो वकला हैं वो कल क्या आर्गूमेंट पेश करते हैं। अजहर साहब के तो आर्गूमेंट बहुत वजनी है, लेकिन अगर तरीके इंसाफ वाले भी 3-4 दिन लगे तो ये तो बहरान गहरा से गहरा होता जाएगा। अब इसका हल क्या है? सिवाय असेंबलियां तोड़े, सिस्टम को रैप अप करें। इस तरह तो नहीं होगा एक सिंबॉलिक इजलास वहाँ होगा, एक वहाँ होगा, वो कहेंगे हमारे पास अक्सरियत ज्यादा है, ये कहेंगे हमारे पास है। तो फिर अंपायर कौन है, जज कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि अंपायर सामने आने वाला है और आना चाहिए। और कोर्ट्स, अव्वल तो कोर्ट्स को ये काम करना चाहिए। ये वन टाइम प्रेसिडेंट हुआ है, इस तरह डिप्टी स्पीकर ने असेंबली तोड़ी, सो बहुत सारे वन टाइम सरप्राइजेस सामने आ सकते हैं। ये तो केस महीना नहीं खत्म हो सकता अगर मेरिट पे देखें। सो फौरी बहरान का खात्मा क्या है? फौरी तो ये है कि फिर इनको इलेक्शन की तरफ भेजें। ये सारी जिम्मेदार हैं, कभी ये घोड़े खरीदते हैं, कभी वो घोड़े खरीदते हैं, और 25-30 घोड़ों में से 10, 12, 15 घोड़े वही पुराने वाले घोड़े हैं। इमरान खान, जिस तरह अलीना कह रही थी, उन्होंने भी इसी तरह ये घोड़े जमा किए थे अलीम खान और जंगीर तरीन के साथ मिलके। हम किस तरह डिनाई कर दें ये चीज़ें? आसिफ जरदारी साहब ये काम करते रहे, वो MNAs को स्वात ले गए थे। आपको याद होगा जब बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, ये नवाज शरीफ छांगा मांगा में बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से बेनज़ीर बची थी और कहते हैं जी कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना डंडा इस्तेमाल किया था। अब एक दफ़ा आपको याद होगा जनरल वहीद काकड़ को डंडा इस्तेमाल करना पड़ा नवाज शरीफ के खिलाफ, उनका एक डेडलॉक हो गया था गुलाम इसाक खान के साथ। तो भाई ये डंडा या विसल ये कौन बजाएगा, डंडा कौन दिखाएगा? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कल कोई सुप्रीम कोर्ट ही फैसला दे दे। हम बहुत गहरे बहरान की तरफ जा रहे हैं। पहले पोलराइजेशन इतनी इंटेंस नहीं थी,
देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस हम आगे ब्रिंक के ऊपर है यार, कर्जा देने को तैयार नहीं है। कब तक गवादर बेचेंगे, कब तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स का लोगों को डराएंगे, कब तक कहेंगे वी आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। 70 अरब डॉलर आप अमेरिका से एड की सूरत में ले चुके हैं 1947 से लेके अब तक। आंखें दिखाती हैं यार, किस तरह आंखें दिखा सकती हैं? उनके पैसे वापस करें 70 अरब डॉलर। तो जो उन्होंने शाहजी जो उन्होंने हमारा नुकसान किया, शाहजी एक सेकंड आप देखें, जो उन्होंने 200 बिलियन डॉलर का हमारा ये वार ऑन टेरर पे नुकसान कराया, ये जो अफगानिस्तान में हम उनकी जंग लड़े हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया उन्होंने, और हमसे वादे किए वो पूरे नहीं किए। कौन से 70 डॉलर हमने उनको देने? आप साथ मिल गए थे उनके? हम साथ नहीं मिले थे। उन्होंने कहा था ये जब तालिबान की बात हुई कि या हमारे साथ हो या हम तुम्हें बॉम्ब करके स्टोन एज में ले जाएंगे। दे ब्लैकमेल्ड अस, दे वर नेवर फ्रेंड्स, उन्होंने दे वर नॉट फ्रेंड्स, दे वर ब्लैकमेलर्स, दे वर प्रेशराइजिंग। उन्होंने हमें डराया, हम डर गए भाई। उन्होंने कहा कि हम आपको बॉम्ब मारेंगे, तब उस वक्त ऐसा लीडर नहीं था। ये तो पहली, मैं ये ब्रेक पर जाता हूं, मैं वापस आके आपसे बात करता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कि पहला लीडर है भुट्टो के बाद जिसने हुक्मरानों पर जो दबाव होता है और जिस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में वो फैसला करते हैं उसको एक्सपोज किया और मुकदमा पाकिस्तान की आवाम के पास लेके आया। और इन स्टूजेस को, इन चेहरों को जब बेनकाब किया जो उनके टट्टू हैं, तो ये सारे के सारे उसके गिर्द जमा हो गए हैं। उसको बिल्कुल गिद्धों की तरह उसको भंबोड़ रहे हैं, उसका नोच रहे हैं उसको। सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इतनी इमदाद दी है। शाह साहब कह रहे थे 70 बिलियन डॉलर, डेफिनेटली वो दी होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन रिटर्न पाकिस्तान उससे कहीं ज़्यादा दे चुका है। और ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन को जब उसको डिसमेंटल किया गया, अफ़गान वार, उसमें पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट था, और फिर वो जो कल्चर पाकिस्तान में आया। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लॉस हमने बर्दाश्त किया, अगर उसको हम कंपेयर करें जो अमेरिका ने दिया हमें, तो इट वाज ए पीनट्स, और वो हमें तो हमारी कंपनसेशन ही नहीं मिली। समी साहब, आप मेरी बात जरा ठंडे दिल से सोचिए, इसको आम मुआशरे की बात की तरह सोचिए। हम जब पैसे लेने जाते हैं और अखबारों में खबरें लगाते हैं कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, कर्जा मिल जाएगा, एड मिल जाएगा, तो क्या आपने बैगिंग बाउल नहीं पकड़ा होता? जब रिचर्ड आर्मिटेज ने मुशर्रफ से कहा विल सेंड यू बैक इन द स्टोन एज, सर ये धमकी है। उन्होंने आपको खौफ दिलाया, आप खौफ में आ गए। बुश ने कहा यूर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, हमें झुकना पड़ा। उसके बाद जो नुकसान हुआ, आपने वो सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान वाले चक्कर में भी देखा 79 में कि वो पैसे भेजते रहे, पैसे खाते कूते रहे, वो बाद में चले गए, वो तालिबान जो है वो गुंडे बन गए, वो चोर बन गए, वो बदमाश बन गए। ये जब आप कर्जे लेने जाएंगे, जब आप दिहाड़ियाँ लगाएंगे ना बीच में से, तो ये आपको नुकसान भुगतने पड़ेंगे। यही तो मैं रो रहा हूँ कि खौफ में आप आ जाते हैं। ब्लैकमेलिंग तो और चीज़ होती है सर। आप खौफ में इस मुल्क को आपने जो है 2 टुकड़े करवाया 1971 के अंदर। किस किस की जान को रोएंगे? कभी कोई कमीशन रिपोर्ट सामने नहीं आती। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम सारे जिम्मेदार हैं इसमें। एस्टैब्लिशमेंट भी है, पॉलिटिशियन भी है, यहाँ जुडिशरी ने बड़ा बेड़ागर किया है माजी के अंदर। दिस इज द टाइम फॉर एवरीबडी टू रिडीम इटसेल्फ। और ये मैं आपको बताऊं डिफाइनिंग मोमेंट है, चीजें बहुत बदल गई हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। शाह साहब, जब भी कोई क्राइसिस आया है, अलीना इफ़ यू वांट टू गिव योर इनपुट, जब भी कोई क्राइसिस आया है तो हमने हमेशा यही कहा है कि जी ये रीडिफाइनिंग मोमेंट है, और हमेशा ये कहा है कि ये अब बड़ा सिक्योरिटी का मसला है, बस अब ये आखिरी मौका है, ऐसे कर लें। और बेचारे अवाम जो हैं वो बिलकते रह जाते हैं, बलबिलाते रह जाते हैं, और ये इसी तरह करके सब एक दूसरे को NRO दे के, यही 150 ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान की तकदीर के मालिक हैं। ये अगर आप मौलाना फजलुर रहमान, हमज़ा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, आसिफ अली जरदारी, इनकी स्टेटमेंट्स, इनके आपस में एक दूसरे के मुतालिक एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं, एक दूसरे को वतन दुश्मन कह रहे हैं, और अब आखिर इनके पीछे कोई ना कोई ताकत तो है जिसने इनको इकट्ठा कर दिया है 15 दिनों महीनों के अंदर अंदर, जो एक दूसरे की बात नहीं देखना चाह रहे थे। और फिर वो सारा मामला जो है वो आइसोलेशन में तो इन चीज़ों को नहीं देख सकते, इनको सामने रख के ही आवाम को भी फैसला करना होगा, अदालतों को भी सामने रख के ही फैसला करना होगा। अगर वो एक सिर्फ चीज़ को उसके कॉन्टेक्स्ट के बगैर लाइन सामने रख के फैसला करेंगे तो ये पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी। अलीना, आई वांट योर इनपुट ऑन दैट।
अच्छा, बेसिकली मैं 2 से 3 सवाल करना चाहूँगी साबिर साहब आपके साथ। आप जब भी बात कर रहे हैं तो आप एक चीज़ को बार बार कह रहे हैं, वो है एम्पायर के एक्शन के हवाले से। तो आपका इससे क्या मुराद है? क्योंकि एक डिस्कशन तो ये भी चल रही है कि अगर हालात इस तरीके से कंट्रोल में ना हुआ तो हो सकता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। आप इस तरफ कोई अगर कॉमेंट करना चाहे वो भी करें। दूसरा, समी साहब ने एक शॉट चलाया था मरीम नवाज़ का, जिसमें उसने कहा है कि इमरान खान जो ये इलामिया वो इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये देखिए, डी चौक में जो पीटीआई के रहनुमाओं ने स्पीचेस की हैं, या F9 पार्क में जो स्पीचेस की हैं पीटीआई के रहनुमाओं ने, जो वो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मरीम नवाज़ जब ये बात करती हैं कि इमरान खान उस इलामिया को इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत कर रहा है। और फिर बात जब वो करती हैं कि वजाहत देनी चाहिए, ये जो सारा भी इलामिया है आना चाहिए इदारों को, क्योंकि उन पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो जो मरीम नवाज़ के ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर ऑपोजिशन के पॉइंट से देखा जाए, अगर इलेक्शंस भी होने हैं, इलेक्शंस में उन्होंने जाना है, उन्होंने कैंपेन करनी है, उन्होंने भी तो कैंपेन करनी है, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई के सीनियर रहनुमा ये बयानियां बना रहे हैं किसी भी सबूत और बाकी सारी चीज़ों के बगैर, गद्दार बोल रहे हैं वो अपनी स्पीचेस के अंदर, इनको आपको लगता है ये ठीक है? देखिए जी, दोनों एक दूसरे को गद्दार बोल रहे हैं। जो आज मरियम बातें कर रही हैं और फौज के मुतल्लिक कह रही है, इमरान खान भी करते थे। आप कहेंगी तो मैं आपको डेट वाइज क्रोनोलॉजी दे दूंगा, आर्काइवल। आपको पता मेरा काम ही ये है। ये तकरीबन रिपीट हो रही हैं बातें। गॉड फादर की अहमियत को इन्हें अपने सामने रखना चाहिए। जब नवाज शरीफ साहब और मरियम फौज के खिलाफ बयान देते थे तो इन्हें उस वक्त भी सोचना चाहिए था, हमारे आगे आ सकती हैं। इमरान खान के भी कुछ ऐसे बयान हैं फौज के मुतालिक। फौज करे क्या, सारे तो उसके खिलाफ बयान दे चुके हुए हैं। फौज का को माजी में अपना तरीका भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा। बहुत कुछ किया है फौज ने भी, जो कि काबिल मुजम्मत है। मैं इतना बड़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मार्शल लॉ आ रहा है। मार्शल लॉ तो एक्सट्रीम होती है बाबा, अब तो तरीके बदल गए हैं और बड़ी तरह के मार्शल लॉ आ जाते हैं। इस समी साहब को पता है कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जब मैं अंपायर की तो मौलाना साहब ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान असासा है? ये क्यों बोल रहे हैं वो? तो मौलाना साहब ये क्यों बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो असासा है? मौलाना साहब पता नहीं किस नियत से कह रहे हैं। इमरान खान वाकई असासा है। सी ही इज अ पॉपुलिस्ट, ज़हन में रखिएगा। चारों सूबों में उनकी सपोर्ट है। 1.5 से 2 करोड़ उनका वोटर है। इमरान खान की जान भी हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। इमरान खान का इलेक्टोरल प्रोसेस में रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इमरान खान जिस तरह क्राउड इकट्ठा करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये चेक एंड बैलेंस है। ये लोग असासा हैं, अब इसे बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें। इमरान खान इज अ पॉपुलिस्ट, जिस तरह बेनज़ीर ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये आप बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है ये कि इमरान खान एक असासा है। अजहर सदीक साहब, झगड़ा तो यही है ना कि भाई हम पहले असासा थे तो हमें निकाल के आपने इमरान खान को ले लिया। नौकरी की दरखास्त तो यही है ना। तो बात भी सही है अजहर साहब। अच्छा देखिए समी साहब और अलीना, जरा फर्क महसूस करना है। वो जो असासा थे उन असासों ने अपने असासे बना लिए। जरा बात को समझिएगा। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बैठ के इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन असासों से फायदा लेकर अपने असासे बना लिए और वो कहें कि हम इस मुल्क के खैर खां। भुट्टो साहब को गद्दार हम कहते रहे हैं, वो इस मुल्क से निकल ना सके। नवाज शरीफ को मुबवतन कहते हैं, एक दफा निकाल के भी लेके फिर ले आए, फिर निकाल के ले गए, फिर वापस लाने की तैयारी। और ये समझने की बात है, डिफाइनिंग मोमेंट है इस मुल्क के लिए। हमें अब सबसे ज्यादा बोझ इस वक्त अदालतों के ऊपर है। अदालतों ने इस वक्त इंसाफ ना दिया और बात बड़ी सीरियस है। टेक्निकल जस्टिस की बात है। मैं एक और पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए 7 दिन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पे वोटिंग होनी है। मैंने एक टाइम का बता दिया कि 8वें दिन हुई है। मैं एक और कानूनी विषय बताने लगा हूं, जो सुबह बहस करेंगे इंशाल्लाह, कि जो टाइम दिया कानून ने, आइन ने, वो टाइम अदालतें भी नहीं बढ़ा सकती। वो 7 दिन गुजर गए हैं। फर्ज करें कोई गलत हो गया, टेक्निकली गलत हो गया, अब क्या अदालत कहेगी आप उसी दिन वापस जाए? अदालत का ये इख्तियार नहीं है। अदालत का ये इख्तियार नहीं है। तो ये याद रखिएगा, अल्टीमेटली बातें जानी है इलेक्शन की तरफ ही। इलेक्शन का प्रोसेस सारा शुरू हो गया है। मैं इस असेंबली को रिस्टोर होता नहीं देख रहा। मैं आपको पहले बता दूं, मैं फिर मतलब कह रहा हूं, मैं इस असेंबली को रिस्टोर होता नहीं। अगर रिस्टोर होगा तो फिर आप ऐसे कायोस में आ जाएंगे, ऐसी और वजह क्या है समी साहब, मुझसे ज्यादा आप पता है, आपको पता है वो क्यों चाहते हैं? ये सारे जितने गैंगस्टर इकट्ठा हो गए, क्या चाहता है वो? चाहता क्या है कि हमारा वजीर आजम आ जाए, हमारा वजीर आ जाए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डेवलपमेंट फंड, पता नहीं क्या क्या कुछ, ये 2 महीने में 3 महीने में ये काम करें। दूसरा काम क्या करना है? इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर है, वो अपनी मर्जी के लगाना चाहते हैं। तीसरा क्या करना है? नैब को डाइल्यूट करना है, ईवीएम इलेक्शन लॉ के अंदर वो सत्यानाश करना है। और चौथा खतरनाक काम बता रहा हूँ, जो साबिर शाह साहब बात करें, मेरी एप्लीकेशन भी है, क्योंकि ये सारे इकट्ठे होके आएंगे और ये आगे ISI वगैरह को, जैसे रहमान मलिक ने किया था, इंटीरियर के नीचे लेके आएंगे। और यही हमारे इदारों को सोचना है। और अगला खतरनाक काम है कि जब ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे ना,
केयर टेकर सेटअप फिर इन्होंने लगाना है। जब अच्छा। केयर सेटअप अपना अजहर साहब, अजहर साहब, स्पेस देने की बात नहीं करेंगे, अजहर साहब, और बड़ा डेंजरस हालात होंगे उस वक्त। और मुझे तो खतरा है कि इस मुल्क में आने वाले दिनों में मैं तो लड़ाई मार कुटाई देख रहा हूँ, अगर ये आपने अभी ना संभाला और उन इदारों को जागना है। मैं इत्तेफाक करता हूँ अपना खास तौर पर साबिर शाह साहब की बात से, जो आपने भी बातें की, बड़ा इतराज रहेगा इस हवाले को, बहुत हो गया है। अच्छा अजहर साहब, एक सवाल तो सुन लें, हजूर वाला एक सवाल तो सुन लें। मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन इस वक्त कवानीन के मुताबिक जो आपकी इलेक्शन है वो होनी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए। ना इलेक्शन कमीशन तैयार है, ना वो इक्विपमेंट है, ना वो ट्रेनिंग है। तो इन हालात में इलेक्शन कमीशन कैसे पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर 90 दिनों में इलेक्शन कराएगा? देखिए समी साहब, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने हाईकोर्ट में टेस्ट प्रोजेक्ट किया ना, नियत होनी चाहिए। टेस्ट हमने रन किया है। आज भी हमने तो पिछले 8 सालों से हम कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। बैलेट पेपर भी नहीं कराया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है, नादरा के पास सारा डाटा है, आप 2 तरह से मैनेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट। हम क्या मेरा सवाल, मैं ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं ब्रेक पर जाना है। मेरा सवाल ये है मुल्क में इलेक्शन होने कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अगर तैयारी नहीं इलेक्शन कमीशन की, तो क्या जो पहला निज़ाम था उस पर वोटिंग के लिए इन जमातों में कंसेंसस अगर हो जाए तो वो मुनासिब नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ये। और अभी कोई कदगर नहीं है, आप मैनुअल कर सकते हैं। किसने कहा ईवीएम के हवाले से कि टोटल इलेक्शन करानी है? ईवीएम तो हमारा ओवरसीज के हवाले से, आप ओवरसीज की हद तक ईवीएम सिर्फ ले जाएं, बाकी सारे मैनुअल इलेक्शन करा सकते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर ब्रेक, डंडा जब चलेगा सब, या ब्रेक लेनी है। साबिर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। ब्रेक लेनी है, मुझे वापस आएंगे तो सदीक साजिद साहब होंगे, अजहर सदीक साहब भी होंगे। ज़रा थोड़ा सा जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है यहाँ पर, जो उनकी मीटिंग्स हैं, उस पर ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सदीक साजिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट हैं और अपोजिशन की इनके पास बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ गुफ्तगू चलवाई मौलाना फजलुर रहमान की और अपोजिशन के दूसरे कायदीन की, जो ललकार रहे हैं वो हमारे अपने ही जर्नैलों को, इस्टेब्लिशमेंट को, और कह रहे हैं कि आप वजाहत दें, और उन पर बड़े शकूक का इजहार कर रहे हैं। सदीक साजिद साहब, इतलात ये हैं कि आज रात मीटिंग के बाद 11 बजे जो स्टेटमेंट आनी है मौलाना फजलुर रहमान की, वो इन तमाम बयानात से सख्त होगी। आपके पास क्या इत्तला है? जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, और उसी के ऊपर गौर ख्वाज आज ये रात को 11 बजे करेंगे, और शहरी तक सुना कि ये मीटिंग चलेगी, क्योंकि इसमें जितने भी पीपल्स पार्टी को भी इसमें बुलाया गया है, और जो इनके नए इत्तेहादी बने हैं MKM वाले, बाप वाले, वो भी इसमें जो है वो शिरकत करेंगे। आपको मालूम ही है, बल्कि आपने खबर एक ब्रेक की अपने यूट्यूब पे, मुलाकात, बड़ी अहम मुलाकात हुई गुज़श्ता 2 दिनों में, और उसमें भी यही वजाहत मांगी गई कि क्योंकि अभी ये बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि उधर से जो है वो, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानब से मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है। गो के मुख्तलिफ ज़राए से या अस्करी ज़राए से या मुतलका हुकाम को कोट करके जो चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि बराह रास्त बात जो है वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए। कल भी इस हवाले से कहा गया था कोई ना कोई चीज़ उनकी तरफ से आ सकती है, और आज भी कहा जा रहा है, लेकिन ये मुतालबा इनकी जानब से, अपोजिशन की जानब से बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी यही एक इंटरव्यू में कहा कि बराह रास्त जो है वो हम वेट कर रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन इस मामले पे क्लियर करे, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके इलामिये में कोई लफ्ज़ गैर मुल्की जो साजिश है या बैरूनी हुकूमतों ने साजिश की या हुकूमत गिराने वाली बात की है, वो उस किस्म के अल्फाज जो है वो नहीं है। ये कहा गया कि उसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया या ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो बहुत ज़्यादा गैर सफारती थी। तो अपोजिशन ज़ाहिर है, अब वो एक तो वो लेबल जो उनके ऊपर लगा हुआ है समी साहब, वो गद्दार वाला, वो कह रहे हैं जी ये ना हो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऊपर से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और गद्दार और बगावत के जुमरे में आने वाले फिर तो इनके ऊपर मुकदमा बनेंगे। फिर अच्छा, मेरा एक सवाल है सदीक साजिद, मेरा एक सवाल है, इतनी बुरी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की पाकिस्तान के बारे में, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कम अज़ कम उस ज़बान के हवाले से कहा कि ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत है, लेकिन किसी भी अपोजिशन के रहनुमा ने अमेरिका की मज़म्मत नहीं की,
उस ज़बान की मजम्मत नहीं की, बल्कि खड़े होकर इन्होंने ये कहा कि ओ ये तो हमारे दाने पानी बंद हो जाएंगे, अमेरिका हमारा इतना बड़ा दोस्त है, हमारी टेक्सटाइल, हमारी पता नहीं क्या कुछ एक्सपोर्ट, ये अमेरिका की मालिश करते हुए नजर आ रहे हैं। टीएलपी के इशू पे पीटीआई भी हमें मालिश करती हुई नजर आई थी अमेरिका की, वो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। मैं सदीक साजिद साहब, अगर आप इस पे अगर जवाब दे सकें तो कि क्या वजह अमेरिका के बारे में कोई जबान नहीं खोलते? नहीं, ये बात आपकी ठीक है ना जी। एक तो इमरान मुखालफ इन्होंने जाना ही जाना था, तो दूसरा ज़ाहिर है वो क्यों, जब उनको पता है कि कुछ लोग मेल मुलाकातें आपको भी पता है जो गुज़श्ता दिनों हुई हैं, ये ऐसे तो नहीं शहबाज शरीफ, फजल रहमान और जरदारी पिछले 1.5-2 महीने से इस्लामाबाद में बैठे हुए, क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं और लोगों से भी मिलते हैं, गैर मुल्की लोगों से भी मिलते हैं, तो क्यों ज़बान इस्तेमाल करेंगे? सीधी सी बात है, वो उनकी क्यों मजम्मत करेंगे? नहीं करेंगे, वो यही तो वजह है। और वो भी फिर सारी जो सिचुएशन है, इनको मालूम है कि आखिर में तो जहाँ पे भी जाते हैं कि उनकी नाराज़गी हम क्यों मोल लें। यूरोपियन यूनियन के हवाले से शहबाज शरीफ का बयान आपके सामने है, फिर ये जो बैगर चूदर वाला जो बयान है वो आपने देख लिया। ये सारी चीज़ें समी साहब, जब बंदे को इक़्तिदार की कुर्सी सामने नजर आ रही हो ना तो वो फिर बहुत कुछ पूछ जाता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात, चाहे सदीक साजिद अजहर सदीक साहब भी इस पे दे दें कमेंट, ये जो 11 बजे की मीटिंग शुरू होगी और सहरी तक रहेगी, रात की तारीकी में, अंधेरे में, कोई पैगंबर भी आ जा सकेंगे उस मीटिंग के दौरान अगर कहीं कोई मैसेजिंग होनी है, ये वजह है रात को मीटिंग रखने की, रात की तारीकी में, अंधेरे में मीटिंग? आपको मैं बता देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, 2 वजूहात ज़हन में रखिएगा। एक तो ये डराने और दबाव डालने की कोशिश है अदलिया के ऊपर कि कल अदलिया ने फैसला देना है, तो ये पूरा दबाव वहां तक जाने की कोशिश है। और फिर बात वही है कि अपना उस दबाव को मजीद बढ़ाने के लिए अपना इमदाद तो चाहिए ना उनको, वो इमदाद के हवाले से भी मुंतज़िर रहेंगे और एग्रेसिव मूड में मुझे तो नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता आपको, मैं समी इब्राहिम साहब, इस वक्त जो अवाम है ना वो चार्ज है, अब बहुत हो गया है। यानी इतने दिनों में जितना कुछ करना था इन लोगों ने ना वो कर लिया है। अब मैं नहीं समझता कि कौन मजीद इनको बर्दाश्त करेगी, और अगर ये मामला ना रुका तो हालात बहुत खतरनाक यानी मुश्किल हालात की तरफ जा रही है। अच्छा सदीक साजिद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अजहर सदीक साहब ने कि इस वक्त एक बयान दिलवाने का मकसद एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्टली अदलिया को मुतासर करना हो सकता है कि वो फैसला करने वाले हैं और वो फैसला उनकी एस्टैब्लिशमेंट की ज़बान सुन के तो फैसला कर दें। लगता है आपको कि एक कोई इस तरह का बयान आएगा ऐसे मौके पर, एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को किसी के साथ अलाइन करेगी, साइड करेगी, और अदलिया डेफिनेटली इसका उस पर प्रेशर तो पड़ेगा? व्हाट डू यू से? समी साहब, एक तो ये जो मीटिंग 11 बजे रखी है कि एक तो ये है कि मौलाना साहब कहते हैं जी तरावी के बाद मीटिंग है, इसका स्वाब ज़्यादा होगा, और उसके बाद फिर जो है वो भूख शूख भी बंदा जब तरावियाँ पढ़ लेता है तो सुबह तक सहरी तक बैठेंगे, थके हुए होंगे, तो दही भी साथ होगी, लस्सी भी होगी, पराठे शाठे होंगे, तो ताज़ा दम होकर वो जनाब रोज़ा सारी रात सलाह मशवरा भी करते रहेंगे, खाते भी रहेंगे। बड़ा मरहूब मशगला। जी जी बिल्कुल, जी जी, वो तैयारी का अमल शुरू है जी वहाँ पे, वो मौलाना के घर ही कुछ मेन्यू का पता चला आपको? क्या कोई कीमा और पता नहीं, आप हमेशा अंदर की तस्वीरें भी ले आते हैं जो देगड़े पड़े होते हैं वहाँ पे। वो बारबीक्यू है जी, इस मरतबा तो उन्होंने बारबीक्यू रखा है, और वो उसके भी उन्होंने कहा कुछ लोग तो बेकार शायद खाना खाने भी जी। तो दूसरी बात जो सभी साहब आप बात कर रहे हैं ना, वो जो वो अगर उनकी तरफ से बयान आना होता समी साहब तो अब तक आ चुका होता। वो इंतहाई सब्र तहम्मुल बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जो आपने बात की ना, ये बिल्कुल यही बात है सभी साहब। वो अपने आप को किसी साइड पे नहीं जाना चाहते इस मौके के ऊपर, क्योंकि एक तो मामला है अदालत उज़्मा के अंदर, फिर आप खुद इस चीज़ के गवाह है कि सेक्रेटरी दिफा को उन्होंने तलब किया हुआ है, वो आते भी हैं, तो वो वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स होगा वो तो बजरिया सेक्रेटरी दिफा के होगा। जब उनको वो अदालत उनको सुनना चाहेगी, उनका मौक़िफ़ जो है वो लेना चाहेगी, तो वो उस वजह से भी खामोश है। बाकी ज़राए से इधर उधर से जो खबरें आ रही हैं, मैं और आप सारे चला रहे हैं, वो कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स तो है नहीं, लेकिन बादी नज़र में ये नज़र आ रहा है कि ये तो दबाव बढ़ा ही रहे हैं। तो दबाव बढ़ाने का मकसद ये अदलिया के ऊपर भी बात जाए और उनकी तरफ से भी आ जाए, और हमारे जो मुकासद है वो हासिल हो सके। वो तो इस चीज़ों को ऊपर लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन वो इस मामले पे ऊपर जो है हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है इंतहाई तदब्बर के साथ
बुर्दबारी के साथ और सब्र तहम्मुल के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। हाँ, हालांकि सदीक ये जो बहुत एक सोशल मीडिया पर कैंपेन है जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़, जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से पर्टिकुलरली बहुत एक मलिशियस कैंपेन है, विलिफिकेशन है पूरी। और उसमें जो लोग बज़ाहिर जिनके नाम हैं, डीपीज़ हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ अलाइंड हैं और प्रेशर है कि जल्दी से आप शॉर्ट ऑर्डर दे के तो स्पीकर की जो रूलिंग है उसको उठा के बाहर फेंके। ये तो आज शहबाज शरीफ ने भी बोला और उन्होंने की बात आई, ये तो ज़ाहिर है ये इनका टूल होता है सोशल मीडिया का, ये करते हैं इस्तेमाल, इसमें कोई शक नहीं। और ये बिल इंतहाई गलत बात है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन गई है, और फिर आप जजेस को पार्टी बनाना शुरू करते हैं, ये नून लीग का जज है, ये पीपल्स पार्टी का, ये PTI का। ये इंतहाई गलत बात है। ये तो रोज ही कहते हैं जी फैसला आ जाएगा, तो फैसला तभी आएगा ना जब जजेस मुहतरम जो मौजूद जजेस साहबान है उन्होंने सबको सुनना है। आज भी उन्होंने ये बात कही है। अब इनकी मर्जी का फैसला आ जाए तो वो ठीक है जी, फटाफट असेंबली पे जो है वो कर दे। अभी उन्होंने कहा हमें जरूरत। अच्छा अजहर सदीक साहब, वन मिनट आप प्लीज योर कमेंट टुमारो। हालांकि इस वक्त देखें हर तरह से फायदे इन्होंने लिए हैं। मिसाल मैंने जब पिटीशन दायर की थी कि कमीशन बना दे, मेरे पे एतराज लगा दिया था कि आर्टिकल 69 के तहत असेंबली देखेगी। इनके संडे वाले दिन इनकी हियरिंग हुई। आप गौर तो करें, सुप्रीम कोर्ट बार सामने आई और केस सियासी जमातें नहीं लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट केस लड़ रहा है। तो अगर देखा जाए यानी उल्टा हालात इनके ये हैं कि इन लोगों को वहां मैं प्रेफरेंस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी मेरी पिटीशन नहीं सुनी गई है और ये पिटीशन इनकी सुनी जा रही है, फिर भी उन अदालतों को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारी अदालतों को सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक और जनाब सदीक साजिद साहब आपका। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।